नमस्कार। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार है। आज की जो सुर्खियां हैं उन्हें देखते हुए दो बातें मेरे दिमाग में एकदम अटक गईं। अच्छा। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं, पर शायद कहानी एक ही है। एक तरफ प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेना प्रमुख सीमाओं पर एक बहुत कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ये एक ही दिन में होना। ये दिखाता है कि भारत एक साथ कितने मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि अक्सर हम खबरों को अलग अलग देखते हैं ना, बिल्कुल। कि ये राजनीति है, ये अर्थव्यवस्था है, ये सुरक्षा है। लेकिन असली तस्वीर तो तभी बनती है जब हम इन सबको जोड़कर देखते हैं। हाँ, और वही हम आज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कैसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना और सीमा पर तनाव की हकीकत, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इसी बड़ी तस्वीर को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले उन बयानों की बात करते हैं जो भारत के इरादों को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि युवा, स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया ये सब मिलकर देश को एक नई शक्ल दे रहे हैं। और लगभग उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है। हाँ, कि अगले साल के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक दावे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? देखिए, ये दावे से कहीं ज्यादा हैं। ये एक तरह से एक सार्वजनिक लक्ष्य तय करना है। अच्छा। जब आप अपनी जनता और दुनिया को बार बार बताते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो ये पूरी सरकारी मशीनरी को और निजी क्षेत्र को भी एक दिशा में धकेलता है। मतलब एक तरह का मोटिवेशन। हाँ, और इसमें एक और गहरी बात है। ये दोनों बयान, यानी तकनीकी तरक्की और आर्थिक ताकत, ये एक दूसरे पर निर्भर है। आप बिना डिजिटल क्रांति के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते। सही बात है। और बिना आर्थिक ताकत के आप अपने युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए वो माहौल नहीं दे सकते। और ये बातें सिर्फ देश के अंदर नहीं हो रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए भारत की प्राथमिकताएं बताई हैं। हाँ, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातों को ही एक वैश्विक मंच पर रख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ही स्क्रिप्ट के अलग अलग हिस्से हैं। जब जयशंकर नवाचार की बात करते हैं, तो वो दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की आर्थिक तरक्की किसी के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक मौका है। और इसका कोई ठोस उदाहरण भी है। बिल्कुल। भारत और फ्रांस के बीच जो बढ़ता सहयोग है, दोनों देश वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल एक बड़ी वैश्विक भूमिका निभाने के लिए करना चाहता है। सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर। तो एक तरफ ये बड़े सपने हैं दुनिया में अपनी जगह बनाने के, लेकिन इन्हीं सपनों के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है। सुरक्षा की। हाँ, सुरक्षा। और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आज के बयान इसी तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। हाँ, और उनकी भाषा बहुत साफ है। किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। ऑपरेशन सिंदूर, जो श्रोता इससे परिचित नहीं है, क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ये क्यों इतना अहम है? जरूर। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में अंडमान और निकोबार के पास किया गया एक बहुत बड़ा अभ्यास था। अच्छा। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, मतलब तीनों ने मिलकर एक नकली दुश्मन के द्वीप पर कब्जा करने का अभ्यास किया। तो ये तीनों सेनाओं के तालमेल को दिखाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अपने मुख्य भूभाग से दूर समुद्र के बीच में भी सटीकता से हमला कर सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी विरोधी के लिए एक साफ संदेश है। और सेना प्रमुख सिर्फ एक मोर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए शक्सगाम घाटी समझौते को भी अवैध बताया है। ये एक बहुत कड़ा बयान है। बहुत कड़ा। और ये हमें उस बहस पर वापस ले आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। सुरक्षा बनाम विकास। हाँ, एक तरफ हमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है और दूसरी तरफ हमें दो मोर्चों पर एक आधुनिक सेना को बनाए रखना है। शक्सगाम घाटी का बयान सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है। तो फिर क्या है? यह चीन और पाकिस्तान दोनों को याद दिलाना है कि भारत अपने संप्रभु दावों को भूला नहीं है। तो असली सवाल यही है कि क्या ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को ताकत देते हैं या एक दूसरे के संसाधनों को खींचते हैं। और ये चुनौती सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं है ना? देश के भीतर भी है। बिल्कुल। आज ही खबर आई कि एनआईए ने दिल्ली पुलिस से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अपने हाथ में ले लिया है। ये भी तो सुरक्षा से ही जुड़ा है। और ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी जटिल चीज है। ये सिर्फ टैंक और मिसाइल के बारे में नहीं है,
अवैध घुसपैठ देश के आंतरिक ताने बाने पर, संसाधनों पर सीधा असर डालती है। और जब NIA जैसी एजेंसी इस मामले को हाथ में ले तो इसका मतलब साफ है, सरकार इसे सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं मान रही, वो इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता के रूप में देख रही है। तो ये तो हुई सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात, लेकिन इन बड़ी बड़ी रणनीतियों का असर आखिर में आम आदमी की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? दिलचस्प बात है कि आज 2 खबरें ऐसी हैं जो सीधे हमारे घरों और गलियों से जुड़ी हैं। और ये दोनों खबरें भी उसी विकास और जिम्मेदारी की बहस से जुड़ी हैं। पहली खबर तो बहुतों को राहत देगी। सरकार के दखल के बाद बड़ी डिलीवरी कंपनियों ने अपनी 10 मिनट की डिलीवरी की समय सीमा हटाने का फैसला किया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं खुद मानती हूँ कि मैंने भी कई बार ये सोचा नहीं कि जो 10 मिनट में सामान लेकर आ रहा है वो कितनी जल्दबाजी में होगा। हम सब शायद इस तुरंत वाली दुनिया के आदी हो गए हैं। आपने बहुत अहम बात कही। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट फैसला नहीं है, ये एक सामाजिक सोच में बदलाव का संकेत है। पिछले कुछ सालों में हमें यकीन दिला दिया गया था कि सुविधा की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उसकी एक मानवीय कीमत थी। बिल्कुल। डिलीवरी करने वालों पर दबाव, सड़क पर हादसे, ये फैसला सुविधा बनाम कर्मचारियों का कल्याण, इस बहस में एक अहम मोड़ है। ये दिखाता है कि एक समाज के तौर पर शायद हम समझने लगे हैं कि विकास का मतलब सिर्फ तेज नहीं, बल्कि मानवीय भी होना चाहिए। और इसी तरह की एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है जो जिम्मेदारी की बात करती है। कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी पर। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि अब कुत्तों को खाना खिलाने वालों को ही उनके काटने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये फैसला सामुदायिक जीवन के एक बहुत ही मुश्किल पहलू को छूता है। एक तरफ पशुओं के प्रति करुणा है, जो एक अच्छे समाज की निशानी है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल है। कोर्ट ने यहाँ करुणा को जिम्मेदारी से जोड़ दिया है। संदेश साफ है, अगर आप किसी जानवर की देखभाल का हक जताते हैं तो आपको उसके व्यवहार की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। लेकिन क्या इसका एक उल्टा असर भी हो सकता है कि लोग आवारा जानवरों की मदद करने से डरने लगे? यह एक बहुत बड़ा जोखिम है और यही इस फैसले की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसका मकसद लोगों को डराना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित ढांचा बनाना है। शायद ये हमें व्यक्तिगत दान पुण्य से आगे बढ़कर सामुदायिक समाधान खोजने पर मजबूर करे, जैसे कि शेल्टर होम्स या वैक्सीनेशन ड्राइव्स। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत करुणा और सामुदायिक सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये तो हुई देश के अंदर की बातें, लेकिन भारत की महत्वाकांक्षाएं दुनिया से भी जुड़ी हैं और दुनिया में भी काफी कुछ चल रहा है। जैसे अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% का भारी शुल्क लगा दिया है। इसका हम पर क्या असर होगा? ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे दो देशों की लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव बनाना है, लेकिन इसकी चपेट में भारत जैसे देश भी आते हैं जिनके ईरान के साथ पुराने व्यापारिक संबंध हैं। हाँ, ऊर्जा और व्यापार के। तो ये भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक और मुश्किल समीकरण है। उन्हें अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक संबंधों और अपनी ऊर्जा जरूरतों के बीच एक महीन संतुलन बनाना होगा। और अस्थिरता सिर्फ वही नहीं है। ब्रिटेन के सांसद बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध को लेकर चिंता जता रहे हैं, जो हमारा इतना अहम पड़ोसी है। और ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि भारत एक ऐसे पड़ोस और दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो बहुत अस्थिर है। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता का सीधा असर भारत की पूर्वी सीमा पर पड़ता है। और ईरान में मानवाधिकारों का हनन सिर्फ एक दूर की घटना नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र में तनाव को बढ़ाता है जहां भारत के गहरे ऊर्जा और रणनीतिक हित हैं। एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर भारत इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन सब गंभीर चर्चाओं के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से भी चल रही है। उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार है, राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी हैं। हाँ, दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और महिला प्रीमियर लीग में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को हरा दिया। ये खबरें क्या सिर्फ हल्के फुल्के अपडेट्स हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये दिलचस्प है ना, क्या कि एक तरफ हम ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र में अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में घना कोहरा फ्लाइट्स और ट्रेनों को रोक देता है। हाँ, ये हमें जमीन पर रखता है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ जमीनी हकीकतें भी हैं। इसी तरह महिला प्रीमियर लीग की सफलता सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है। अच्छा, ये उसी युवा शक्ति और बदलते सामाजिक ताने बाने का प्रतीक है जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। ये बड़ी रणनीतिक बातें और जमीनी हकीकतें, उत्सव, खेल, मौसम, ये सब साथ साथ चलते हैं
और मिलकर ही आज के भारत की कहानी बनाते हैं। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटना हो तो ऐसा लगता है कि भारत एक साथ कई जिंदगियां जी रहा है। हाँ, एक तरफ वो एक आर्थिक और रणनीतिक महाशक्ति बनने की दौड़ में है। हाँ, एक स्पष्ट महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। दूसरी तरफ उसे अपनी सीमाओं पर और देश के अंदर लगातार सुरक्षा चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे किसी भी सपने के साथ संतुलित करना ही होगा। और इन सब बड़ी बातों के बीच आम नागरिक के जीवन में भी एक बदलाव आ रहा है। समाज ये तय कर रहा है कि सुविधा की परिभाषा क्या होगी और जिम्मेदारी का मतलब क्या होगा। चाहे वो 10 मिनट की डिलीवरी हो या गली का कोई जानवर। बिल्कुल। आज की चर्चा से ये साफ है कि भारत एक साथ कई बदलावों के दौर से गुजर रहा है। तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं। इन सभी को एक साथ समझना ही आज के भारत की असली तस्वीर को समझना है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम एक तरफ डिजिटल इंडिया और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात सुनते हैं और दूसरी तरफ कुत्तों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी तय करने वाला फैसला, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक आधुनिक राष्ट्र के विकास का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ बड़े आर्थिक आंकड़े और वैश्विक मंच पर तालियां हैं, या फिर नागरिकों के बीच की छोटी छोटी जिम्मेदारियों का ताना बाना